गुड मेरी इवनिंग आवाज आप तक आ रही है? सर। आ रही है सर। चलिए, तो हमारे मॉड्यूल डी के टॉपिक हमारे शुरू हो गए थे। ग्रेजुअली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझ रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझते समझते अब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कर लिए हैं वो एक कर लिया है हमने, गारंटी वाला, इंडेमनिटी वाला, बेलमेंट वाला और एजेंसी वाला, एजेंट वाला। ठीक है, तो उसके आगे के कॉन्ट्रैक्ट हम लोग स्टडी करते हैं और धीरे धीरे हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आपके जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अंदर तक नहीं जाएगा, दिमाग के अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है, 47 नंबर यूनिट आज हम लोग शुरू करेंगे और जो ये 47 नंबर यूनिट है ये है रिलेटेड सेल से रिलेटेड है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं उनसे रिलेटेड है और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, और उसकी आगे हमारे जो बैंकिंग में उसका क्या यूज़ है। क्योंकि सेल का इसलिए यूज़ है, जब भी हम कोई चीज़ प्लेस करते हैं अपने पास तो हमें जस्टिफाई करना होता है कि ये जो भी चीज़ हम प्लेस कर रहे हैं उसका वो ओनर है या नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को इम्पोर्टेंट माना गया है। और जिन लोगों का अगर सेकंड पेपर अटक गया है या फर्स्ट पेपर अटक गया है तो एटलीस्ट इस पेपर को आप निकाल सकते हैं, आपके पास एम्पल टाइम है और रेगुलर आप क्लासेस को अटेंड करिए। तो मीनिंग एंड इसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है और कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर इस सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से मीनिंग एंड इसेंशियल दे दिए। The Contract Act covers the aspect of general principle and essential of contract made in the commercial world. Means ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉमर्शियल, जब भी आप कॉमर्शियली वर्ल्ड में जाएंगे तो फिर इस एक्ट की, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो ये इसेंशियल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स, तो सेल फॉर द सेल ऑफ गुड्स इज ऑल्सो गवर्न बाय द जनरल प्रिंसिपल एंड द इसेंशियल। तो ये बोला सेल ऑफ गुड भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इसेंशियल से गवर्न होती है जैसे कि और कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर, अब ये लॉ की दुनिया में हाउएवर का जो शब्द है ये बड़ा खतरनाक है। जैसे ही हाउएवर आया तो समझ लो पुरानी वाली बात को तोड़ के कुछ नया लिख रहा है। पहले कुछ कहेगा ऐसा नहीं कर सकते, फिर कहेगा हाउएवर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पहले बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख रहा है, फिर बोलता है हाउएवर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1891 is specially enacted to lay down the law related to the sales purchase of movable good in the country। मीन्स नॉर्मल में तो बोलता है वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसके लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक अलग से एक्ट है वो बनाया गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया 1872 में। तो उसके बाद ये एक्ट बनाया गया, उसमें कुछ और चीजें सेल्स से रिलेटेड ऐड कर दी गई। The provision of Sales of Goods Act spell out the contractual right and liability of the seller and the buyer। Means इस कॉन्ट्रैक्ट में बायर सेलर के राइट और लाइबिलिटी क्या है इसको बताया गया इस एक्ट में। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इस तरह से हमारे उसमें इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि यहां पर मूवेबल गुड लिखा हुआ है, मूवेबल गुड। अगर इमूवेबल गुड है, इमूवेबल गुड है तो इमूवेबल गुड कौन से सेल एक्ट से गवर्न होती है? आपको आंसर करना बहुत जल्दी से। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जैसा कि हमने कई बार इसकी चर्चा करी है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के उसमें होता है 1882 का। अब आप एक चीज देखिए, अंग्रेज लोग 1857 से माना जाता है कि भाई वो 1857 से वो काफी मतलब कंट्रोल में ले लिया था उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ कंट्रोल में लेने के बाद उन्होंने ग्रेजुअली ये हो गया, ये हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये एक्ट उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे, और तब जाके इंडिया में ये लॉ और जुडिशियरी जो है बहुत फंक्शनलिटी में आई थी, ठीक है। सर ये मीनिंग एक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लगेगा या नहीं? वो फर्स्ट लाइन नहीं लिखी हुई है क्या आपके चीज क्या उस फर्स्ट लाइन नहीं लिखी है बुक में, ये फर्स्ट लाइन है कि ये जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा। ये वो अब हट गई इंट्रोडक्शन है में ना। जो आपके अच्छा, पास कौन से एडिशन की बुक है? नई नई बुक है मेरे पास, नई बुक में है ये। न्यू बुक में। हालांकि अब जो है, जो भी जम्मू कश्मीर में एक्ट लगने थे सब इंडिया वाले सब एक्ट वहां डिफाइन हो गए हैं, ओके ठीक। ठीक है, जब से इंडिया का पार्ट हो गया है। क्योंकि देखो, एक्ट जब बनता है तो और उसमें लिखा, उसमें वो लिखता है कि होल पार्ट ऑफ इंडिया लिखता है ना। तो अब जो है जे एंड के पार्ट हो गया इसलिए लगे। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? एक्सेप्ट द ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी लिखा है ना उस लाइन में, इसलिए। हाँ सर, लिखा हुआ है इसमें न्यू एडिशन में। 418 पेज नंबर पर। एक मिनट रुकिए जरा सा। हाँ जी, ये लाइन है ना, ये एक तो थोड़ा सा, ये थोड़ा सही सुधार लीजिएगा, ये 1930 है, वो मैंने बैंकर बुक ऑफ एविडेंस एक्ट लिख दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये है। तो वो जो लाइन लिखी हुई है, लिखी हुई तो है, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर से भी इसका कोई मतलब नहीं रहा। और जितने भी एक्ट हैं, आप ये मान लीजिए कि जितने भी एक्ट में ये लिखा हुआ था एक्सेप्ट जेएन के, अब वो सब एप्लीकेबल हो गए, ठीक है। कब से हुआ है? ये जब से जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट हुआ। नहीं नहीं, अभी ये जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट तो 6 महीने नहीं हुए हैं ना, आई थिंक। नहीं नहीं, हो गए। हो गए, हो गए। हो गए, हाँ हाँ, तब तो IVF ले पता लेगा। नहीं 5 अगस्त है 2019, 5 अगस्त है या 8 अगस्त है, हाँ 5 2 अगस्त साल से ऊपर हो 2019 गए में सर। जब वो हाँ इंडिया का पार्ट हो गया तो हो गए, ठीक है। ठीक, ओके। चलो आगे देखिए। तो मीनिंग ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्ट, अब वो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 का, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में फंसाने के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई हम कोई चीज खरीदती हैं तो इस एक्ट से होती है, लेकिन उसमें गुड्स का मतलब क्या होता है। जो उसने बोला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक और शेयर भी उसके लिए क्या है, गुड्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, things attached to the forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। मीन्स कभी कभी लैंड में एक ऐसा पार्ट जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, जिस चीज को हम रिमूव कर सकते हैं उसका मतलब वो पार्ट क्या होगा, इस एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। बायर मीन्स एग्री टू बाई, इसने बोला हु बाइज और एग्री टू बाई, यहां फंसा देगा आपको। मीन जो एग्री टू बाई है, जिसने अभी बाई नहीं किया, वो भी इस एक्ट के डेफिनेशन में क्या है, बायर है। ऐसे ही हु सेल्स एग्रीज टू सेल, सेलर है। प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर सेल, उसके लिए कितने रुपए की बात हो रही है। डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर, कोई दबाव में नहीं होना चाहिए, ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन टू अदर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, अब एक बात यहां पर आती है, गुड्स हो गया, गुड्स का टाइटल हो गया, और गुड्स के टाइटल का डॉक्यूमेंट हो गया, जिसको हम लैंड की भाषा में क्या बोलते हैं, इस चीज को लैंड के मामले में क्या बोलते हैं,
टाइटल, टाइटल डीड। ठीक है, इंक्लूडिंग बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग भी एक तरह से टाइटल ऑफ गुड का डॉक्यूमेंट है। डॉक वारंट जो ये देते हैं अपना शिप से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फ्रिंजर सर्टिफिकेट। सर वेयर हाउस रे- कीपिंग क्या होता है? वेयर हाउस कीपिंग क्या था, आपने एक गोडाउन बना दिया, आप लोगों का सामान रख रहे हैं और उनसे किराया लेते हैं और उनका सामान वापस कर देते हैं। जैसे एफसीआई, हाँ हाँ, फूड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो फार्मर्स का मटेरियल रखती है ना, ठीक है। जी। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट, order for the delivery of goods, and any other document used in the ordinary course of business as a proof of possession, means जिसके पास भी पोजीशन के प्रूफ का डॉक्यूमेंट है उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड बोला जाता है। और कंट्रोल ऑफ गुड ऑथराइज्ड बाय द एंडोर्समेंट। अब कंट्रोल भी अगर आपके पास है, किसी एंडोर्समेंट से आपको कंट्रोल मिला हुआ है, उसने कहा इसका उपयोग ये करेंगे, तो उसको भी आप ये यूज करेंगे। और डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ रिसीव गुड्स और पोजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट। तो यहां पर इसने बोला हुआ कि डिलीवरी टू ट्रांसफर और रिसीव्स गुड्स एज ए पोजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट को पजेस करता है, रखता है, वो सब लोग मालिक माने जाएंगे। वो वाला कागज ये माना जाएगा कि टाइटल टू गुड है। फ्यूचर गुड, फ्यूचर गुड जो अभी तो एग्जिस्टेंस में नहीं है, टू बी मैन्युफैक्चर्ड और produced or acquired by the seller after making the contract of sale। सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद कोई चीज अगर आ रही है उसके पास। स्पेसिफिक गुड मीन्स गुड आइडेंटिफाइड एंड एग्री एट अपॉन टाइटल। अब आइडेंटिफाइड गुड कैसे होती है? जैसे आप जानवर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बोलिए। मतलब सर यस सर, आइडेंटिफाई किस तरह से? जानवर है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं। कैसे? उसकी पहचान लिखी जाती है, उसमें लिखा जाता है जी। कि भैया इस कलर की है, इतनी उम्र की है, उसकी पूंछ इस रंग की है, उसके बड़े सींग हैं, ऐसे पहचानते हैं ना कुछ। जी सर। लेकिन आजकल जो है जानवरों की पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए उनके कान में आप येलो कलर का टैग देखते होंगे, जी सर। तो वो भी एक उसकी पहचान है, ठीक है। ऐसे ही आपका गाड़ी, व्हीकल, मशीनरी जिसमें सीरियल नंबर होते हैं, मोबाइल IMI नंबर, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट means an agent having authority either to sale of goods or consign goods for the purpose of sale, or to buy good, or to raise money on the security of the goods। means ऐसा कोई भी बंदा जो उस सामान को बेचने की अथॉरिटी रखता हो, उसको अपने पास रख करके ले जा करके कहीं कंसाइनमेंट भेजने की अथॉरिटी रखता हो, और उसको खरीदने की रखता हो, और उसको सिक्योरिटी में रख करके उससे कुछ पैसा उठाने की पावर रखता है, उसको मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट under which the seller transfer or agrees to transfer the property in the goods to the buyer of a price। तो यहां पर एक पॉइंट आया, फॉर ए प्राइस मीन्स कंसिडरेशन होना चाहिए और एग्री होना चाहिए। तो इसमें क्या है? एग्री टू ट्रांसफर, ठीक है। या अगला, व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। अब देखो, एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एक वर्ड है सेल। मीन्स जब काम पूरा हो जाता है, व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर, तो वहां पे सेल। जब तक उसे सामान नहीं मिलेगा तब तक वो सेल नहीं है। मीन्स आपने कहीं कुछ खरीदने के लिए पैसा दिया, उसने कहा ठीक है 2 घंटे बाद आपके घर में पहुंच जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपका हो चुका उस समय, लेकिन 2 घंटे बाद जब वो पहुंचेगा तभी वो उसको सेल बोला जाएगा, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, मींस 2 पार्टी एटलीस्ट होनी चाहिए उसमें, ठीक। मनी कंसीडरेशन मस्ट बी मनी कॉल्ड द प्राइस पेबल टू द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इट कैन नॉट बी ए बार्टर, मींस
मैंने आपको एक पेन दिया, आपने मुझे एक पेंसिल दे दी। तो अगर सामान का एक्सचेंज हो रहा है, बार्टर माने पुराने जमाने में जब जैसे किसी का गेहूं होते तो गेहूं ले आता था, मक्का ले आता था, वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, तो जो बार्टर है उसको आप सेल नहीं बोलेंगे। मनी मिलनी चाहिए एक तरफ से, वन साइडेड मनी मिलनी चाहिए, या मनी के इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक मिल गया, ड्राफ्ट मिल गया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया। मूवेबल प्रॉपर्टी, सर तो Movable इसमें goods- एग्री टू सेल कैसे होगा फिर? इसमें अगर मान लीजिए बार्टर है, किसी ने बोल दिया ठीक है मतलब सेल कर रहे हैं, बट उसके बदले में मनी नहीं दिया, बट एग्री टू सेल में भी अप्लाई है ना ये कंडीशन? हाँ, तो उस एग्री टू सेल में ही लिखेगा कि मैं आपको पैसा दूंगा, ओके। ठीक है, और जो भी एग्री कर रहा है वो पैसों के रूप में एग्री करेगा। ओके, मतलब नहीं देगा कि मैं बाद में, एज एग्रीमेंट टाइप रहेगा कि मैं बाद में पे करूंगा। हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया ना। हाँ हाँ, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स एंड नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ट्रांसफर मूवेबल एक्ट, ये किसमें होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, मैंने बता दिया आपको। नो पर्टिकुलर फॉर्म sale of goods act does not make it mandatory to enter into written contract of sale of goods, means verbal भी हो सकता है, इसने mandatory नहीं बनाया। However, if any particular law provides for sale of certain type of goods to be done by contract in writing, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। जैसे व्हीकल, व्हीकल में क्यों होता है कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक, ऐसी चीजें जिसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है तो उसमें आपको पेपर प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ठीक है। देन दैट लॉ हैज टू बी कंपाइल्ड विद द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी इन राइटिंग। द कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और रिटेन और कैन बी इम्प्लाइड, कई बार क्या है? इम्प्लाइड। जैसे आपने 100 रुपए दिए आम वाले को, आम वाले ने आपको आम दे दिए, ठीक है, और आप लेके चल दिए, ऐसा होता है कभी? हाँ सर, कभी कभी आम नहीं ली क्या? होता है ना सर, हमेशा होता है हो ऐसा। जाता है, होता है जाता है। भाई, जिसके ठेले में आम ही आम थे, आपने 100 रुपये तोल के दे दिए, ठीक है, इशारों इशारों में ही हो गया, ना ओरल हुआ ना रिटेन हुआ, ठीक है, तो वहां पर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाई और सेल गुड्स फॉर ए प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, मीन्स वहां पे लिखा हुआ है कि भैया ये सामान 100 रुपीज का है, ठीक है, उन्होंने एक ऐसे लगा रखा है, तो उन्होंने ऑफर किया हुआ है, ठीक है, ऑफर टू बाई किया और आपने 100 रुपए दिए, सामान उठा लिया। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो सकता है जैसे आप लोग नगद कुछ खरीदने जाते हैं, फॉर द डिलीवरी ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, मीन्स डिलीवरी तो कर देगा लेकिन पेमेंट कैसा करेगा? इंस्टॉलमेंट में। और पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट, उसको आगे के लिए भी ले आ सकता है कभी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके बैंकिंग में। बोलिए। सर बैंकिंग प्रोडक्ट सेल करते हैं ना अपन, इसलिए। बिल्कुल नहीं। फिर क्यों सर? स्टॉक के तो केस में, गुड्स है, स्टॉक के केस में हाँ, आप जिन भी सिक्योरिटी से डील करते हैं, जब आप लोन देते हैं तो जिस भी सिक्योरिटी से आप डील करते हैं उस गुड्स की ऑथेंटिसिटी के लिए आपको ये एक्ट मालूम होना चाहिए। और इस एक्ट में जैसा जैसा बोला गया है, अगर आप उन चीजों को देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि वो गुड्स से आपको डील करना है या नहीं करना है, ठीक है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, तो यहां पर एक वर्ड ध्यान है, मे बी एब्सोल्यूट और
conditional. In an absolute contract of sale of goods, there are no conditions to be fulfilled by the seller or the buyer for the sale and purchase of the goods. Means उसने बोला absolute contract में तो कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे. Absolute contract में कोई भी कंडीशन नहीं है. In conditional sale दूसरे वाले में the party of the contract agree that sales of goods shall be regarded as final only on the fulfillment of certain. कुछ कंडीशन रख दी उन्होंने, जैसे उन्होंने कंडीशन रख दी अगर वहां पर मेला लगेगा तभी मैं आपको ये सामान दूंगा क्योंकि मैं वहां लेके आऊंगा. ठीक है, either before or after the conclusion of the contract of the sale of goods. Unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulations as to time of the payment are not deemed to be essence of a contract of the sale. यहाँ कहता है जब तक कोई different intention appears ना हो term से, ठीक है, term of the contract या stipulation से, as to time of payment are not deemed to be the essence of a contract of sale. Means जब तक कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी ऐसा माना नहीं जाएगा कि कुछ स्पेशल है. ये इसका मतलब ये है कि स्पेशल कंडीशन होने के लिए वो बात को लिखना जरूरी है. Whether any other stipulations as to time of the essence of the contract or not depends on the term of the contract. When the seller of goods has obtained possession thereof under a contract voidable because consent is taken by the coercion, fraud, undue influence, misrepresentation, but the contract has not resigned at the time of sale, the buyer acquires a good title of the goods provided that he buy them goods fair and without notice of the sale. कई बार क्या होता है कि जो सेलर होता है उसके पास चोरी का सामान होता है, धोखाधड़ी का सामान होता है, कहीं से चुराया हुआ, उठाया हुआ. तो इन कंडीशन में कभी भी सेलर के पास कोई सामान है उसको वो अगर बेच रहा है और खरीदने वाले को इनकी जानकारी नहीं है तो भी वो डील पूरी मानी जाती है. यानी कि बायर एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स. बायर का अधिकार उस पर होता है. ठीक है, किसी ने फ्रॉड से कुछ बेच दिया तो बायर का अधिकार उस पर होता है क्या करने का. अगर उसे वापस करनी पड़ी तो सेलर से वो पैसा लेने का अधिकार रखता है, लेकिन उसके पास टाइटल उस समय पर है. When the transfer of the property in the goods is to take place at a future time, subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sell. Means जब भी सेल कॉन्ट्रैक्ट के जो सेल का एग्रीमेंट है उसमें कुछ फ्यूचर टाइम रखा हुआ है, जैसे इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन. तो ट्रांसफर अगर कभी फ्यूचर में होने वाली है और सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया, पेमेंट भी कर दिया है, पेमेंट करने का वादा किया, तो उस समय उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ना करके क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल. और वो एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. ठीक है, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल when the time, जब वो टाइम elapse हो जाए जितना टाइम दिया था, the condition are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred. ठीक है, तो वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद, उस समय बीतने के पास अगर वो सामान को ट्रांसफर कर दिया जाए तो एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है. ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है. Thus when an agreement to sell provides that the property in goods shall pass on a certain date, then the agreement to sell becomes a sale on that date. Further, if an agreement to sell provides that the ownership in good shall pass only for the fulfillment of some कुछ condition लगा दी, such and such condition by the buyer या buyer ने लगा दी, the agreement to sell becomes a sale only on the, अगर उसने कोई fulfillment की condition है तो उसके बाद ही होगी. ठीक है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से इस चार्ट से आ सकता है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है. तो इसने बोला सेल में, बोला सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है
ठीक है, सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट जहां पर क्या है, हैव ऑलरेडी परफॉर्म, और यहाँ पे क्या है, येट टू परफॉर्म। यहाँ पे क्या है, ओनरशिप पास्ड, यहाँ पे क्या होगा, येट टू पास। रिस्क इन गुड्स इज विद द बायर, मतलब जिसने सामान ले लिया अब उसका रिस्क है। एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क इज इन द गुड्स इज स्टिल विद द सेलर एंड पासेस टू द बायर्स ओनली आफ्टर द, मीन्स उस सामान का सारा रिस्क सेलर का है जब तक कि उसको पास नहीं करेगा, उसको दूसरे को नहीं देगा। इन ए सेल इफ द सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड्स द बायर कैन फाइल ए सूट एंड डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। मीन्स इसने बोला कि जब वो उसको डिलीवर नहीं करता तो बायर उसके अगेंस्ट में कोई केस कर सकता है क्योंकि उसने पैसे दे दिए। लेकिन इसमें एग्रीमेंट टू सेल में बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, वो सामान को नहीं ले सकता। वो ये कह सकता है कि इस एग्रीमेंट की वजह से, इस एग्रीमेंट के पूरा ना होने से मुझे 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। If buyer does not pay the goods, the seller can claim, file, suit and demand the price. तो अगर बायर ने पेमेंट, मैं सामान तो आपने दे दिया, सेलर ने दे दिया, लेकिन बायर ने पैसा नहीं दिया, तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, he has the right to stop the delivery of goods in transit. He can also resume. वो अगर उसने पैसा नहीं दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, जब पैसा नहीं दिया तो उसका सामान को उठवा सकता है और किसी और को बेच सकता है सेलर। इसमें एग्रीमेंट टू सेल, द सेलर में नॉट पार्ट विद द गुड्स अंटिल ही इज पेड द प्राइस। तो वो कहता है वो भेजेगा ही नहीं उसकी तरफ को, उसका पार्ट ही नहीं है। जब तक वो पैसा नहीं देगा बायर, तब तक उसका कोई हिस्सादारी नहीं है। इन केस ऑफ द पार्ट विद द पोजीशन ही कैन स्यू फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, कल आप लोगों की सबकी छुट्टी है ना? ये सर छुट्टी है। हाँ सर। कल सुबह क्लास होगी? नहीं सर, नहीं छुट्टी है सर, वेस्ट बंगाल में नहीं है सर। अरे बाप रे, तो क्या करें? मॉड्यूल ए और बी कर देंगे सर। क्लास है सर, सर क्लास रख दीजिए, जो जिनकी छुट्टी नहीं है सर वो देख लेंगे यूट्यूब पे स्पीड करके। अब टाइम कहाँ है मैडम देखने का? सर कुछ आप लोगों की वजह से बाकी लोगों का भी नुकसान हो जाएगा ना। नहीं, हम नहीं चाहते हैं उसका नुकसान, लेकिन 5 बजे से अगर रख देंगे सर या 5:30 से कोई दिक्कत नहीं। शाम को भी तो क्लासेस रहेंगी है ना सर? अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल हो तो कर दीजिए सर। चलो ये बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। एग्रीमेंट टू सेल में और अनपेड सेलर जैसे ही होगा क्या? सेम सर नहीं, एग्रीमेंट टू सेल में तो ये है कि हम ऐसा करेंगे, और सेल में क्या होता है कि उसने फ्यूचर में पैसा देना था। जैसे आप लोग बजाज से या 0% EMI पे कुछ चीज खरीद के लाते हैं ना, जब आप 0% में कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो चुका है क्योंकि आपने सामान भी ले लिया, आपके नाम रसीद भी कट गई, पैसा आप दे रहे, और फ्यूचर में आपने पैसा नहीं दिया तो सामान उठवा लेगा। ये तो हुआ आपका अनपेड सेलर। ठीक है, और एग्रीमेंट टू सेल में तो अभी केवल हुआ है कि हम ऐसा करेंगे। ठीक, मतलब जो सर हाउसिंग लोन में अपन अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड बनाते हैं वो ही हुआ ना ये? हाउसिंग लोन में जो सेल डीड होती है वो ट्रांसफर ऑफ हाँ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल, है। हाँ इमूवेबल है, मतलब हुआ हाँ तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, आपने सही पकड़े हैं, हाँ बस बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। मीन्स जो हम कोई हाउस लेने जाता है तो आपको एक पहले लेटर देता है ना, वो 100 रुपए के स्टैम्प में कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी इस बंदे को इतने रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट टू सेल है।
ठीक है, लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री हो जाती है उस दिन वो क्या बन जाता है? सेल बन सेल। जाती है, उस दिन वो सेल हो गया। ठीक है, चलो अब हमारे जो भी है ये सेल वाले तो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे हो गए। अब कंडीशन एंड वारंटी, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये वो टॉपिक हैं जो नॉर्मल बैंकिंग से थोड़ा सा हट के होते हैं। ठीक है, इसलिए पेशेंसली सुनिएगा इनको। एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हैज सर्टेन स्टिपुलेशन, उनको बोला हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहां पर हमारा टॉपिक क्या है? मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है, तो पहली बात बोलता है टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग द नेचर, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। इसके बारे में कोई भी कंडीशन लिखी हुई है उसमें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ आप खाने पीने की चीजें लेते हैं तो उसमें लिखा आता है 100 ग्राम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों लिखा आता है? इससे कम या ज्यादा अगर टेम्परेचर वेरिएट इतने करता है, टेम्परेचर पे रखना है। नहीं, अगर वो टेम्परेचर वेरिएट करता है तो उसका सामान का वजन भी कम ज्यादा हो जाता है। जैसे फ्रूट्स है, अगर मॉइस्चर का टेम्परेचर होगा तो उस समय उसमें लिखा हुआ 100 ग्राम, उस टेम्परेचर पे वो 100 ग्राम था। अब अगर मॉइस्चर होगा तो बढ़ भी सकता है थोड़ा बहुत, और अगर ड्राई होगा तो कम हो जाता है। There are also many obligations under the contract of sale of the goods. However, the importance is every such term, stipulation and obligation is not equal. हर बार की कंडीशन, स्टिपुलेशन और टर्म्स अलग अलग होती हैं। तो इसने बोला कंडीशन एंड वारंटी अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द स्टिपुलेशंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल with reference to the goods and classified based classified based on their importance as condition और एज ए वारंटी। यानी वो जो कंडीशन या जो टर्म्स होती हैं उसमें कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है, इसके अकॉर्डिंग उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो क्या बोलता है? इफ द स्टिपुलेशन एग्रीड टू बिटवीन द पार्टी इज इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट and is for such a nature that if the stipulation is breached, then a party to a agreement would have the right to treat the contract is repudiated. Means ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई टर्म्स, ऐसी कोई स्टिपुलेशन जिसके टूटने से आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान लिया जाए तो उसको हम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, मीन्स उसने कहा कि अगर आप 10 दिनों में लेने नहीं आएंगे तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल समझा जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द ब्रीच ऑफ सच स्टिपुलेशन गिव्स राइट टू क्लेम और डैमेज ओनली। मीन्स कंडीशन अगर आप तोड़ेंगे तो आपकी सेल ही खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी स्टिपुलेशन है जिनके टूटने से सेल खत्म नहीं होगी, कुछ आपको डैमेज मिल सकता है। जैसे गाड़ी ली आपने और गाड़ी खराब चल रही है तो उसने वारंटी दे रखी है कि गाड़ी खराब चलेगी तो मैं सर्विस करके दूंगा, रिपेयर करके दूंगा, लेकिन मैं अपनी सेल को कैंसिल नहीं करूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? कंडीशन और वारंटी में फर्क। कंडीशन ब्रीच होती है तो सेल ही ब्रीच हो जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टिपुलेशन जो ब्रीच होने से आपके कॉन्ट्रैक्ट को ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना करे, उसको हम वारंटी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन का एक एग्जांपल बताएंगे सर? कंडीशन ऐसा है कि ये हमने आपको वादा कर दिया, आप इसको ले जाइए और पैसा 10 दिन बाद दे दीजिएगा।
आपने 10 दिन बाद पैसा नहीं दिया तो वो सेल कैंसिल मान लो आप। वो तो भाईबंदी होती है कि वो कहता है चलो कोई बात नहीं, आज नहीं दिया तो कल दे देना, जब भी दोगे तो भी मान लूंगा। लेकिन अगर वो चाहे तो आपसे अपना सामान क्या कर सकता है, वापस ले सकता है और आपको पैसा दे देगा। जबकि वारंटी में आप सामान ले जाओ, अगर ये खराब चलेगा तो मैं इसको रिपेयर करूंगा या वापस करूंगा। ठीक है, चलो आगे देखो। Whether a stipulation in a contract of sale is a condition or warranty depends on the type of the contract. Even the party have agreed that stipulation is a warranty. In fact, it may be the condition if it is the basis of the contract. तो उसने बोला हुआ कि कई बार क्या है, वो स्टिपुलेशन को एक वारंटी की फॉर्म में मान लेता है, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन है। If a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller does not fulfill it, the buyer can waive the fulfillment of the condition or he can treat the non-fulfillment of the warranty. Means अभी सेलर अगर कुछ वादा पूरा नहीं करता तो सेलर के वादे पूरा ना करने में अक्सर बायर क्या करता है, उसे नॉन फुलफिलमेंट ऑफ वारंटी मानता है या उसको वेव भी कर सकता है कि चलो कोई बात नहीं। दिस इज लेफ्ट, और ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है। हाउएवर द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स देन सच ए चॉइस इज नॉट अवेलेबल। और बायर ने अगर कह दिया ठीक है दे दो, टूटा फूटा ही दे दो, तो वो वारंटी और वो सारी कंडीशन फिर वो काम नहीं करती। एंड द बायर हैज टू ट्रीट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन बाय द सेलर as a breach of warranty only. ठीक है, unless there is express implied in the term of contract. Implied condition and warranty, ये टॉपिक आपके एग्जाम में इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो आधे लोग सो जाते हैं इसमें, फिर वहां कहते हैं कि सुना सुना सा था वहां पर। ठीक है, इसलिए सोइए मत। Implied condition and warranty in a contract of sale of goods, condition and warranty may be either express or implied. Express condition and warranty are those which are express. जैसे मान लिया कि सिंपल बात बताते हैं, आप स्कूटर खरीद के ले आए, ठीक है, और वो चल नहीं रहा, ठीक है, तेल डालने पे भी नहीं चल रहा, तो क्या ये लिखना जरूरी है कि ये स्कूटर चलेगा? नहीं सर। नहीं सर, चलने के लिए तो है ही है। इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड है, हाँ इम्प्लाइड है। ठीक है, तो उसने बोला इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी आर दोज विच द लॉ इम्प्लाइज इनटू एवरी कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई सिंपल सी बात है, गाड़ी ले जाओगे तो चलाने के लिए जाओगे, और चलेगी नहीं तो। ठीक है, बस का किराया ले लिया और रास्ते में उतार दिया, तुमने कहा मैंने तो कहीं लिख के दिया नहीं आपको कि मैं वहां तक पहुंचाऊंगा, समझे? मैंने किराया लिया है तो इम्प्लाइड है, उसमें लिखा हुआ बस में दिल्ली से गोवा तो जाएगी बस। ठीक है, और सच इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी कैन बी एक्सक्लूडेड बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इफ दे, और अगर एक्सप्रेसली लिखा हुआ है तो कोई बात ही नहीं। टाइटल ऑफ द सेलर मीन्स जो सेलर है उसका टाइटल, उसका हक। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर डेट ही हैज द राइट टू सेल, मीन्स उसको बेचने का अधिकार है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सब्जी वाला सब्जी लेके बैठ के बेच रहा है तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि भैया दिखाओ तुम्हें किसने दिया, ये तुम किसका सामान बेच रहे हो। ठीक है, सेल द गुड्स इन द केस ऑफ सेल, और he will have the right to sell the goods at the time when the ownership is to pass to the buyer. जिस समय उसने उसको बेचा उस समय उसके पास उसके अधिकार थे। A buys a second hand car from B and pay him. Police takes away the car as it was stolen one. A can recover the price paid from B. Means ये हमने पहले थोड़ी देर पहले बताया था
कि अगर कोई मिस रिप्रेजेंट करके कोई काम करता है तो वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल होगा तो उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसने इम्प्लाइड कंडीशन वाली वॉयलेट कर दी। क्यों? अगर वो बेच रहा है तो ये माना जाता है कि उसके पास उसे बेचने के अधिकार है। सेल्स ऑफ गुड बाय डिस्क्रिप्शन, कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो गुड्स सेल करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। मींस उसने कहा कि सेल सर्टेन कर्टेन्स, उसने कहा ये 17th सेंचुरी के हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि वो नहीं है, तो ए कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम बैक द प्राइस। अगर वैसा नहीं है तो वो, मतलब उसमें स्पेशली लिखा हुआ था कि ये उस समय की है और नहीं निकलेगी तो कैंसिल हो जाएगी। सेल बाय सैंपल, कई बार क्या होता है जैसा सैंपल सेल किया वैसा ही सामान आना चाहिए, तो उसने कहा बल्क सेल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। Buyer shall have the opportunity to compare the bulk with the sample. Goods shall be free from any defect, rendering them unmerchantable, which would not be apparent or reasonable examination of the sample. Means वो किसी भी डिफेक्ट और किसी भी अनमर्चेंटेबल चीजों से नहीं वो होनी चाहिए। A buy rubber material of certain length and width, B shows a sample, A approve the sample, B deliver the same material with the variation in the length of the rubber, A can reject। वो कहेगा भैया इसकी लंबाई उतनी नहीं है इसलिए ले जाओ। सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय, सैंपल भी है और डिस्क्रिप्शन भी है, तो उसने बोला सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, द गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड नॉट ओनली टू द सैंपल बट ऑल्सो द, दोनों चीजें आ गई। जैसे उसने कहा फॉरेन रेप सीड रिफाइंड ऑयल, तो इसने बोला he even shows a sample to B, afterward the oil according to sample deliver, when the oil is delivered he discovers that there's some hemp oil उसमें मिला हुआ है, तो ए क्या रिजेक्ट कर, तो उसने दो चीजें बोली। एक तो बोला उसने ये इस चीज का ऑयल है, ठीक है, जब वो देने लगा तो उस चीज के साथ उसने दूसरी चीज का मिक्स करा, ठीक है। He was delivered as per the sample, but sample and oil itself were not, means उसने सैंपल भी फर्जी दिया था, सैंपल इक्वल टू डिलीवरी ये तो कह रहा है वो, बट सैंपल क्या था, फॉल्स था, फोर्स सैंपल था जो उसने कहा था, डिस्क्रिप्शन उस सैंपल में मिक्स था। क्वाइट पोजीशन, there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy the quiet position of the goods। तो एक ये implied warranty, अगर पूछा जाएगा implied warranty क्या होता है, भाई कोई सामान लेगा तो उसको अपनी तसल्ली से रखेगा वो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सामान उसने खरीद लिया अपने घर ले गया और आप छीन के ले आए और आप कहने लगे कि साहब इसे घर पे नहीं रखोगे, ठीक है। तो implied warranty है कि वो उसका शांतिपूर्वक पोजीशन रखेगा। गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम, जो भी सामान है वो बिना किसी इनकम्बरेंस और चार्ज के होना चाहिए, उस पर कोई भी चार्ज यानी किसी ने सिक्योरिटी के तौर पर उसको ना रखा हो, ठीक है। देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी दैट गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस इन द फेवर, किसी तीसरे पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए। The mean that buyer can assume that goods are being sold to him be his absolutely property and no one would claim any right over them, ठीक है। Quality or fitness of goods for any particular purpose, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness of the goods for any particular purpose except in the following। वो कहता है कि क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स किसी भी पर्पज के लिए पूछता है, तो उसने कहा है देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज एक्सेप्ट द फॉलोइंग केस। उसमें कहा इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन नहीं हो सकती, किस कंडीशन में, देखो द बायर डिस्क्लोज टू द सेलर द पर्पज फॉर विच ही वांट्स द गुड एंड ही रिलाइज ऑन द seller's skill
और जजमेंट। जैसे कई बार क्या होता है, आप लोग कैमरा खरीदने जाते हैं तो वो कहता है साहब ये ऐसा कैमरा है, इतने मेगापिक्सल है, ऐसा वैसा, वो बता रहा है आपको, आप उस पर रिलाई कर रहे हैं, और बाद में आके देखा तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करता ही नहीं है। तो उसने बोला इन द कोर्स ऑफ द सेलर बिजनेस ऑफ सप्लाई देन सच गुड देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी रीजनेबली फिट फॉर सच पर्पज। या आपने कहा हमें रिकॉर्डिंग करनी है और उसने दे दिया फोटो खींचने वाला कैमरा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ, हॉट वाटर बोतल दे दी उसने, उसने कहा कि इट वुड होल्ड हॉट वाटर, और होल वाटर ने ए वाइफ इंजर्ड हॉट वाटर, और वो बोतल बस्ट हो गई। बी वाज हेल्ड लायबल टू ब्रीच। तो उसमें क्या होता है, इफ द गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन देयर इज implied condition that the goods shall be merchantable quality. However, if the buyers has examined the good, there is no implied condition as regarded defect which can be revealed by the examination. Means अगर जो बायर है उसने एग्जामिन किया गुड्स को और देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्डेड डिफेक्ट, और डिफेक्ट के बारे में कोई भी कंडीशन नहीं थी विच कैन बी रिवील्ड बाय द एग्जाम, मतलब जो उसने चेक किया वो चेक करने से नहीं दिख रही थी। भाई आप लेने जाएंगे कि हॉट वाटर बोतल तो थोड़ा देखेंगे ना, बस ठीक ठाक है, लेकिन घर में जाके ही तो गर्म पानी डाल के चेक करेंगे आप। The usage of the trade may give an implied warranty or condition as to quality or fitness of the goods of any particular purpose. तो वो क्या कहता है कि जो क्वालिटी है और उसकी फिटनेस है गुड्स की, वो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, तो इसका मतलब वो इम्प्लाइड वारंटी है। It is to be noted that an express warranty or condition given by any party is always in addition to the implied. तो कुछ implied वारंटी होती हैं और कुछ एक्सप्रेस। मीन्स अगर implied वारंटी है तो आपको होश हवास में रखनी है, और अगर एक्सप्रेस वारंटी है तो वो लिखे हुए के अनुसार। तो इसीलिए implied वारंटी वाला नीचे एक वो आ गया है, और आपके आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन रखा हुआ रहेगा इस बात का। क्या लिखा हुआ है, केवेट एम्प्टर बायर बिवेयर, ठीक है, उपभोक्ता सावधान। मीन्स कई बार ऐसा है कि आप कोई चीज ले आए और आप बाद में कहें कि साहब मैं गलती से ले आया, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको भी होशियार रहना है। आप पेन लेके आए और आपने ऐसे खोल के देखा, उसमें वो रिफिल था ही नहीं, और घर लेके चले गए, फिर कैसा भी तो लिखता ही नहीं। केवेट मीन्स अ वार्निंग, अ कॉशन अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर। ये जब मैं कहता हूँ वन क्वेश्चन, तो इस वाले पॉइंट पे बार बार अपने दिमाग में आवाज लगाते रहिए। केवेट एम्प्टर, द पर्सन हु बाइज गुड्स मस्ट कीप हिज आई ओपन, मतलब आपको अपनी आंखें ओपन रखनी है। हिज माइंड एक्टिव, बी कॉशियस व्हाइल बाइंग द गुड्स। इन अदर वर्ड, द बायर must examine the good thoroughly. Later on, the goods do not serve his purpose. He depends upon his own judgment. He makes a bad choice. He cannot blame to the seller selling the such good. हमने अभी एक कैमरा लिया, हायर वर्जन का कैमरा ले लिया। कैमरा लेने के बाद हमें पता लगा कि ये जो एक वीडियो बनाता है आधे घंटे की, 2.5 GB खा जाता है। मीन्स वो कैमरा सब काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, लेकिन ये चीज हमने वहां पता नहीं करी कि भाई आधे घंटे की वीडियो कितनी देर में रिकॉर्ड होगी, मतलब कितने साइज लेगी। वो लेता है 2.5 GB। अब हम उस कैमरे का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 2.5 GB की वीडियो को हम प्रोसेस नहीं कर पाते। तो ये क्या एग्जाम्पल था केवेट एम्प्टर का, कि हम लोगों ने गलती करी। हम ये नहीं चेक करा हमने कि ये साइज ज्यादा तो नहीं लेता है। The Sales of Goods Act also enshrines
doctrine by stating that there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness of the goods for any particular purpose except in case of, जब तक स्पेशली एक्सप्लेन ना हो तब तक उसकी क्वालिटी और फिटनेस और गुड्स के बारे में आपको भी थोड़ा सा ये मानना है, और उसके लिए कोई भी इम्प्लाइड वारंटी की कंडीशन लागू नहीं हो। तो जहां पर भी आप जाके ये नहीं कह सकते दुकानदार से कि भाई हमने कैमरा लिया था तो हमें तो ये लगा था ये 1 GB खाएगा, ये तो 2.5 GB खा रहा, तो हम इस बात के लिए लड़ नहीं सकते उससे। ठीक है, ये क्या हुआ, ये वेट एम्प्टर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, अनपेड सेलर और एग्रीमेंट टू सेल एक जैसा महसूस होता है। ठीक है, तो वो जो आपको महसूस हो रहा था, हो सकता है कि इस चैप्टर के बाद वो महसूस ना हो। वैसे मैंने वहाँ पे क्लियर आपको बता दिया था, फिर भी जो है हम अगले यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 49। चलिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है यूनिट नंबर 49। The seller of goods is deemed to be an unpaid seller। कब, कौन सी कंडीशन है जब आप उसे अनपेड करें? अगर उसने पूरा या अधूरा पेमेंट नहीं किया। When the payment for the goods is received in the form of check और अदर नेगोशिएबल। अगर पेमेंट लेने के लिए कई सारी बातें हैं। पेमेंट क्या है, चेक से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से दिया और डिसऑनर हो गया फॉर द फाइनेंशियल एंड अदर रीजन, फाइनेंशियल और अदर रीजन, तो उस कंडीशन में भी अनपेड, उसे तो पैसा मिला नहीं ना, और पैसा नहीं मिला तो अनपेड सेलर है, और अनपेड सेलर होते ही वो अपने सारे वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, हियर द टर्म सेलर include any person who is in the position of the seller, an agent of the seller, or to whom bill of lading has been endorsed, or consignor or agent who has paid for the goods for seller। तो सेलर में कोई भी हो सकता है, या तो सेलर खुद हो, या जो सेलर की पोजीशन में हो, कोई एजेंट हो, कोई कंसाइनर हो। ठीक है, वो कोई भी जो उससे डील कर रहा है, वो सबको सेलर की कैटेगरी में रखा गया। अब यहाँ पे राइट ऑफ अनपेड सेलर, तो राइट, दो राइट हैं इसके, गुड्स के अगेंस्ट में क्या है और बायर के अगेंस्ट में क्या है। गुड्स के अगेंस्ट में अगर उसने प्रॉपर्टी जो है, वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव पास्ड, तो वो क्या, किस कंडीशन में, लियन में। मींस अगर उसके पास भी है तो भी सेलर की है, वो सेलर का लियन है उस पर, और स्टॉपेज रास्ते में रोक सकता है, उसको कहीं सेल कर सकता है, उसको रास्ते में कब्जा सकता है और रोक सकता है। तो यहां पर जो दो पॉइंट आए हैं कि अगर वो पास सामान दे दिया है तो रास्ते में रोकेगा या रीसेल करेगा, और जहां सामान नहीं दिया है तो अपने पास कब्जा लेगा या रोक लेगा। और अगर बायर के उसको पैसों के लिए केस करेगा, डैमेज के लिए केस करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान लेगा, और उस पे जो भी इंटरेस्ट है उस पे भी क्लेम करेगा। अनपेड सेलर राइट अगेंस्ट द गुड्स, अनपेड सेलर के राइट क्या होते हैं उस गुड्स पे, तो क्या होते हैं, पहली बात तो ए लियन होता है उस पे। दूसरा, इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ बायर, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम, और उसको से जो ऊपर लिखे हैं वही चीजें। और अगर उसने सामान नहीं भेजा है तो उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, विद होल्ड करेगा।
अनपेड सेलर का लियन सेक्शन 47 में उसने कहा अनपेड सेलर का जो है लियन लगता है इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। इसने बोला हुआ है इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजीशन ऑफ देम until payment of the price is made in the following case. If the goods have been sold without any stipulation as to credit, वो क्या करेगा, वो रोक लेगा चाहे वो क्रेडिट में कोई ऐसी टर्म हो या ना हो। If the goods have been sold on credit, अगर वो क्रेडिट पे बेची गई है बट अ टर्म ऑफ क्रेडिट और क्या हो उसका टाइम पूरा हो चुका है और उसने पैसे नहीं दिए। If the buyer become insolvent, इन सब कंडीशन में अनपेड जो सेलर है उसका लियन होता है। लियन कब खत्म होगा, जब when he delivers the goods to the carrier other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of goods। कभी ऐसा भी होता है when the buyer or his agent lawfully obtain possession of the goods, means जब भी वो सामान को अपने कब्जे में ले लेता है तो उस समय वो लियन खत्म हो जाता है और या वो खुद ही उस लियन को खत्म कर दे। राइट टू स्टेपेज इन ट्रांजिट, सामान जा रहा है तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है, उस सामान को स्टॉप कर सकता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, मतलब उसने बोला हुआ है कि ट्रांजिट का टाइम कौन सा होता है। उसने कहा व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर, किसी कुरियर वगैरह को दे दिया या किसी और बेली को दे दिया, किस पर्पज के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। द ट्रांजिट एंड्स व्हेन द बायर और हिज एजेंट टेक्स डिलीवरी, तो जब तक वो लेता है, जब ट्रांजिट एंड हो जाएगी जब वो बायर के हाथ में आ जाएगी। हाउ स्टेपेज इन द ट्रांजिट अफेक्टेड, तो उसने बोला आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन सर और बाय एक गिविंग बार नोटिस। सर एक बार इंसॉल्वेंट का केस बता दो ना, नहीं समझ में आया। इंसॉल्वेंट, ये अभी हमने यहाँ ऊपर था कोई पॉइंट, हाँ यहाँ अभी सर अभी 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 2 लाइन ऊपर था, बस 2 लाइन ऊपर। सी पॉइंट। हाँ सी पॉइंट सर। सी पॉइंट में ये है कि कई बार खरीदने वाला पैसे देने लायक नहीं रहता है। यस, तो ठीक फिर है, उस केस में से, उस केस में जो अनपेड सेलर है वो सामान उसका हो जाता है, एक तरह से ये समझ, उसका लियन लग जाता है उसमें। एक तरह से ये मान लो कि बायर ने पेमेंट नहीं किया। भाई बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या फ्यूचर पेमेंट करेगा? नहीं करेगा, मतलब कहानी खत्म हो गई वहां पे। अच्छा तो सामान सेलर का हो गया, वो ले सेलर गया। का हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट सेलर ऑफ का द नहीं, बायर का हो सब जाएगा ना। सामान तो जो बायर खरीदा है उसका होगा ना। नहीं, उसने पेमेंट नहीं दिया ना। अच्छा, ये नहीं तो जो सेलर यूनिट तो है, इस पे कुछ ये सेलर यूनिट एक्शन भी लेगा। अनपेड सेलर को डिफाइन कर रही है। अच्छा, इस यूनिट का प्राइमरी पॉइंट ही है कि अनपेड सेलर के क्या क्या फायदे नुकसान है। मींस बायर ने पेमेंट नहीं किया और इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट होते ही उसकी पैसा देने की उम्मीद खत्म हो जाती है। खत्म हो गई तो वो जो सामान है वो सेलर का हो जाएगा। हाँ, उसका लियन लग जाएगा उसी दिन से। अच्छा, लियन लग जाएगा, फिर वो आएगा उठाने। जैसे बैंक लोन में होता है। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज by the borrower. The unpaid seller rights of lien or stoppage in the transit is not affected by the further sale or by other deposition of the good. यहाँ पर कहता है कि उसका जो लियन है और स्टॉपेज करने का जो राइट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? जब वो उसको कहीं और आगे बेच दे।
विच द बायर मे हैव मेड, मतलब बायर ने उसको आगे कहीं बेच दिया, प्लेज कर दिया, तो भी किसका अधिकार रहेगा? उसने बोला हुआ है अनलेस द सेलर हैज गिवन हिज परमिशन। अगर सेलर ने परमिशन मींस ए ने बी को सामान बेचा और बी ने उस सामान को कहां रख दिया? बैंक में। और बी कौन, ए कौन है? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर। तो बैंक में रखने के बाद भी बैंक में रख दिया। एक्सेप्शन टू दिस इज व्हेन एनी पर्सन इन गुड फेथ or for consideration takes document of title of goods from the buyer or transfer of good by way of pledge where right of unpaid seller may get defeated। तो उसने बोला हुआ है कि not affected। क्या बोला हुआ? not affected means आप चाहे गिरवी रखें, चाहे कुछ रखें, किसी को सेल कर दें, कुछ भी कर रहे हैं, अगर ए अनपेड सेलर है तो इसके राइट हमेशा बने रहेंगे। ठीक है। और एक कंडीशन में उसने मना किया हुआ है। क्या मना किया? एक्सेप्शन टू दिस व्हेन एनी पर्सन इन गुड फेथ, कोई आदमी गुड फेथ में ले ले। जैसे अभी पीछे हमें पता था किसी ने क्या किया, सामान चोरी का खरीद लिया, तो जिसने खरीदा उसने कैसे खरीदा? गुड फेथ में। फॉर कंसिडरेशन टेक डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स फ्रॉम द बायर। तो उसने बायर जो है, बायर ने जो भी डॉक्यूमेंट लिए हैं वो कैसे लिए? गुड फेथ में लिए। उस कंडीशन में सेलर को नुकसान हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आया? ये समझ में नहीं आया। देखो, ये सेलर है, ये बायर है। अगर कोई सी पर्सन इस बायर से कुछ चीज खरीद लेता है, किस कंडीशन में? गुड फेथ में। अगर सी गुड फेथ में बी से ले ले, फॉर कंसिडरेशन टेक्स डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स फ्रॉम ए बायर और ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज बाय वे ऑफ प्लेज मींस बी ने अपना सामान क्या कर दिया? प्लेज कर दिया। तो अगर ये गुड फेथ में लेगा तो इसका हक बनेगा। किसका? किसका हक बनेगा बोलो? अनपेड सी का या बैंक का? सी का या बैंक का। बैंक का। लेकिन अगर उसको पहले से मालूम है कि नहीं भाई इसका तो पेमेंट ही नहीं हुआ वहां पर, तब सेलर के राइट बने रहेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ? पर सर आपने जब प्लेज बढ़ाया था तब तो ये बोला था कि चोरी हुआ सामान अगर या वैसा वाला सामान हम रखते हैं प्लेज में तो वो नहीं चलता है। मैं यही पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ कि गुड फेथ होना अभी चाहिए। भी तो ये बोल रहे हैं ना, अगर जानकारी है पहले से कि सामान जो आप लेके आ रहे हैं वो सही किसी का चुराया जगह हुआ से है। नहीं आ रहा है तो नहीं, पर फिर वो वहां पे गुड तो ये फेथ नहीं बताया था होगा ना ना। कि अगर जानते नहीं हो तो भी उसको वापस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि वहां पर अगर चोरी का सामान हो और बैंक वाले जानते नहीं हो और हाँ। उसने प्लेज कर दिया तो भी उसको तो वापस देना, तब वैसा था ना कुछ? हाँ यही बोला था मैंने। हाँ, तो फिर मुझे याद आ गया केस में पॉइंट। तो यहाँ पर इसने इस पॉइंट को केवल इस तरह एलोबरेट कर लिए कि अगर गुड फेथ लिखा हुआ है, अगर गुड फेथ लिखा हुआ है तो इस सामान के लिए दो लोगों की लड़ाई बराबर हो जाएगी। किस किस की? सेलर की और बैंक एक की अनपेड सेलर की और बैंक की। हाँ। और अगर गुड फेथ में नहीं है सेलर हो गया। तब तो अनपेड सेलर सेलर का को ही बेनिफिट आएगा। तो अनपेड सेलर हाँ। एब्सोल्यूट राइट लेता है। ठीक है। हाँ। अच्छा, if the goods are perishable nature or if in unpaid seller who exercise the right of lien
or stoppage in transit gives notice to the buyer his intention to resell, the unpaid seller may, if buyer does not within reasonable, means चीज खराब होने वाली है, उसने स्टॉप कर लिया, किसने, अनपेड सेलर ने, और वो चीज खराब होने वाली है, उसने कहा 2 डे में अगर ले जाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं 3rd डे में किसी और को सेल कर दूंगा, तो बेच सकता है। He can also recover the original buyer damage from loss occasion his breach of contract. The buyer is not entitled to any profit may occur on the resale. Resale से होने वाले किसी फायदे के लिए बायर हकदार नहीं होगा। If the unpaid seller does not give a prior notice of sale of the buyer, then the unpaid seller is not entitled to recover damages from the buyer. On the contrary, the buyer becomes entitled to profit on a resale. मतलब कभी भी उसका फायदा के लिए वो नहीं हिस्सेदार होता। If unpaid seller who has exercised his right of lien and stoppage, the new buyer acquire a good, और जब वो एक से लेकर के दूसरे को बेच देगा तो नया वाला जो बायर होता है उसको राइट मिल जाता है। Unpaid seller right against the buyer personally. These rights arise out of the breach of contract. The seller can file a suit to claim, means वो पर्सनली भी उस पर क्लेम कर सकता है। ठीक है, चलो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 9:30 या 9:30 के आसपास, 35 के आसपास क्लास शुरू करेंगे। मैं भी अब खाना खा लेता हूँ, आप भी खाना खा लीजिए, और खाना खाते खाते ये जो 2-3 टॉपिक हुए थे इनके आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं ना उनको कर लीजिए। ठीक है, आज YouTube पर हम कोई आंसर वगैरह नहीं दे पाए। अभी सर कितने वैसे होगी फिर क्लास? 9:35 के आसपास। और सर कल